अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। कल के अंतनाक वाक़या जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने और हिंदुस्तान फंडेड दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की, आज उस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है दहशतगर्दों को कि 1000 साल भी अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, 1 इंच भी सरेंडर नहीं करेंगे और बलूचिस्तान को इन दहशतगर्दों के लिए जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में यानी दहशतगर्दों ने जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात के, जिसमें आप सब जानते हैं गवादर है, पसनी है, मस्तूंग है और नौशकी है, तुम है, दालबदीन है, खारान है, जहां पर इन्होंने हमला किया जिसे नाकाम बनाया गया, उसके नतीजे में उन्होंने कहा बताया कि 145 दहशतगर्दों की लाशें उनके पास मौजूद हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस ने जिस तरह से जवांमर्दी से इसका मुकाबला किया, उसके नतीजे में 17 अहलकार शहीद हुए हैं, 31 सिविलियंस जिनमें औरतें और बच्चे भी बताए जाते हैं, उनकी शहादत भी हुई है। दहशतगर्दों के साथ जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान में है, और हमेशा ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दो ऐसे सूबे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि दहशतगर्द अपने जो अज़ाइम हैं उनको किसी तरह से कामयाब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अपनी मुंह की खाते हैं। अमेरिका समेत दीगर जो ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, तुर्किया है, उन सब ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीडिया और सियासी उमूर पर शाहिद रिन साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं ऑपरेशन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे और जो कई सवालात उठते हैं इस पूरे मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरह से ये कलअदम BLA ने बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की, उनके जवाबात भी लेते हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शाहिद रिन साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक जितनी तफसील आप गुज़िश्ता रोज़ से बता रहे हैं, सरफराज बुगटी साहब ने भी आज बताई, ये जो 145 दहशतगर्द हैं और कई तो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि ये सब कलअदम BLA से इनका ताल्लुक़ है, ये सब बलोच हैं, मतलब कहते तो ये अपने आप को बलोच ही हैं, जैसे आज वज़ीर आला ने भी कहा कि ये कौन से बलोच हैं, लेकिन क्या दीगर नेशनैलिटीज़ भी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम जियो पॉलिटिक्स को भी रद्द नहीं कर सकते इस पूरे वाक़े में। थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। आज जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रिजॉल्व जाहिर किया है इस जंग के हवाले से कि अगर 1000 साल भी लड़ना पड़ा दहशतगर्दों के खिलाफ तो हम लड़ेंगे, और एक और पॉइंट उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन किया, माजी में कुछ ऐसे वाकयात हुए नादिया जिनमें दहशतगर्दों ने जब हमले किए और जब दहशतगर्दों की आइडेंटिफिकेशन हुई तो उसमें कुछ अफगान नेशनल्स भी थे। हालिया जो वाकयात हैं इसमें 150 के करीब गुज़िश्ता 48 घंटों में या गुज़िश्ता 3 से 4 रोज में जो वाकयात पेश आए, चाहे वो शाबान और पंजगूर के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या क्वेटा, ग्वादर और उसके गिरदोनवा में जो 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए, उनके अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो 148 के करीब जो है वो दहशतगर्द इन वाकयात में मारे गए। और इन दहशतगर्दों की बॉडीज मौजूद हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन के हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमें ये खदशा इस बार भी है कि सम फॉरेन नेशनल्स एंड सम फॉरेन एलिमेंट्स आल्सो इन दिस इंसिडेंट। अच्छा, क्योंकि जो माजी में BLA का तरीक़ाकार रहा है, जो आप सब भी बताते आए कि वो पहाड़ों से उतरते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं और वापस चले जाते हैं, इस बार भी यही हुआ? क्या ये टोलियों की शक्ल में आया? क्या ये अभी तक सामने आया है या ये ऑलरेडी इन मुकामात पर मौजूद थे पहले से? देखिए, क्वेटा के हवाले से अगर मैं बात करूंगा तो सेफ सिटी के कैमरों से हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, उसके अलावा कुछ सैटेलाइट कॉल्स की इंटरसेप्ट्स हमें मिली हैं। कुछ जगहों पर शहरी इलाकों में उनकी मौजूदगी की इत्तलात हैं और कुछ जगहों पर लाजमी सी बात है उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग जब ये अटैक स्टार्ट किया तो क्वेटा के आउटस्कर्ट्स से वो निकले और उन्होंने रेड जोन की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, जिस पेशकदमी को बलूचिस्तान पुलिस, फ्रंटियर कोर्स समेत जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने नाकाम बनाया। और जितने भी ऑपरेशंस थे वो तकरीबन क्लियरेंस के अब तक मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें अब तक 148 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ लीड्स मिली हैं, जिसका जिक्र चीफ मिनिस्टर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और वाज़ेह तौर पर किया कि उन लीड्स के पीछे जाएंगे और इंशाल्लाह जो फेज 2 है इस ऑपरेशन का, क्योंकि सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम जो लीड्स मिली हैं अगले 24 से 48 घंटों में उन लीड्स के पीछे जाएंगे।
اچھا، کیونکہ دیکھیں بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا ریزالو ہے، جیسے آپ نے بالکل آج سرفراز بگٹی نے بھی اس کو واضح کیا، اور یہاں خیبر پختونخوا کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر ایک پروونشل گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی پالیسی کے اندر ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے، جس طرح سے وفاق ہر بار یہ کہتی ہے. اور آئی بی اوز بھی بلوچستان میں بڑے زبردست قسم سے چل رہے ہیں. خود ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گزشتہ چند روز قبل آپ کو یاد ہوگا اس کا بڑا ذکر بھی کیا گیا کہ جس طرح سے بڑی اچھی پیش قدمی ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. ایسے میں ایک منظم طریقے سے بی ایل اے کی جانب سے مختلف اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 مقامات پر کرنا، تو یہاں سوال اٹھیں گے سویلین حکومت پر کہ آخر اتنی بڑے پیمانے پر اسلحے کی، ایکسپلوسیو کی، خود کش جیکٹس کی، ان لوگوں کی اور ان بندوقوں کی، ان گرینیڈز کی، راکٹ لانچرز کی، یہ کیسے ممکن ہوا شاہد صاحب؟ نادیہ، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور آپ نے جو کمپیریزن ڈرا کیا کے پی کے حوالے سے، موجودہ جب صوبائی حکومت چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں قائم ہوئی تو بلوچستان میں بھی ماضی کی جو 2 دہائیوں کی حکومتیں رہی ہیں وہ بھی اسی کنفیوژن کا شکار تھیں جس کنفیوژن کا آج خیبر پختونخوا میں موجود حکومت شکار ہے. یہاں پر یہ تاثر قائم کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سیاسی چہرے جنہیں ہم سافٹ فیسز کہہ سکتے ہیں ان دہشت گردوں کا، انہوں نے نہ صرف سڑکوں پر ان تمام چیزوں کو موبلائز کیا بلکہ ریکروٹمنٹ کا باعث بنی ان دہشت گرد تنظیموں کے لیے. اور دوسرا آپ نے ایک جو چیز مینشن کی کہ ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی موجودگی، نادیہ آپ کے بھی علم میں ہے، گارجین تک جیسے ادارے رپورٹ کر چکے ہیں کہ فال آف کابل کے بعد جب یو ایس ویڈرال ہوا وہاں پر کتنا امریکن اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا، اور وہ ان تمام تنظیمیں چاہے وہ فتنۃ الہندوستان کی ہوں یا فتنۃ الخوارج کی ہوں ان کے ہاتھ لگا. اور کئی ایسے واقعات ماضی میں بھی دہشت گردی کے ہوئے جس میں ہمیں نظر آیا کہ جو گیجٹری تھی وہ امریکن گیجٹری ان دہشت گردوں نے استعمال کی. پاکستان میں کئی ایسے حملے ہوئے چاہے فتنۃ الخوارج نے کی ہوں یا فتنۃ الہندوستان نے. موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ ماضی کی حکومتوں کی طرح کنفیوز نہیں ہے، وہ بہت واضح ہے. جب وزیر داخلہ تھے وہ اس وقت بھی وہ واضح تھے، وہ آج بطور چیف منسٹر بھی واضح ہے کہ یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے. اور گزشتہ روز جو کوشش کی گئی وہ یہ تاثر قائم کرنے کی گئی کہ پروونشل کیپٹل تک کا جو کنٹرول ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن جیسے چیف منسٹر اپنی ہمیشہ میڈیا ٹاک میں یا پریس کانفرنس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے وہ کہیں پر سرفیس ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مؤثر رسپانس سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماضی کے واقعات کے مقابلے میں اس بار ہم نے انہیں بھاگنے کا موقع فراہم نہیں کیا، بلکہ گزشتہ جو 48 گھنٹے ہیں اس میں اب تک 148 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے. بالکل آپ نے درست فرمایا، امریکن ہتھیاروں کے حوالے سے بالکل درست فرمایا، یہ تو بالکل سب کو علم ہے. لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ ریزالو ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی کسی پالیسی میں کہیں کچھ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ لوگ موجود تھے اور ان کو پھر مقامی سپورٹ حاصل تھی. تو یہی تو وہ نیشنل ایکشن پلان تھا کہ جس میں نہ صرف ان دہشت گردوں کے بیانیے کی نفی کرنی ہے بلکہ سویلین گورنمنٹس کو بہت کچھ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، وہ لڑ سکتی ہے، وہ کائنیٹک آپریشنز کر سکتی ہے، بٹ the rest of the onus is on the civilian government. اور معذرت کے ساتھ اس میں یہ نظر آیا کہ اس ریزالو کے باوجود وہ اپنے کم از کم یہ دکھانے میں کہ دیکھیں ہم کتنے منظم طریقے سے آ کر مختلف مقامات پر آپ کو سرپرائز کر رہے ہیں، اس میں تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی. نادیہ، میں نے آپ کو جیسے مینشن کیا اور آپ کا جو سوال ہے اس کو دوبارہ ایک بار میں ریپ اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس صوبے میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی ہو اور کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس طریقے سے لیڈ کیا ہے جس طریقے سے کل چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی لیڈ کر رہے تھے، اگر آپ نے یہ مناظر گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بھی چیف منسٹر کی جانب سے دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہاں پر ماضی میں کوئٹہ کے ایک بڑے 5 سٹار ہوٹل میں ایک دوست ملک کی ایمبیسی کے اسٹاف بلکہ ایمبیسڈرز موجود تھے، ان پر حملہ ہوا تو سیاسی حکومت کی جانب سے کوئی شخص وہاں نہیں پہنچا. کل پہلا دن تھا جب آپ کے سامنے ایسے کئی واقعات
हो चुके हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जिसे कहते हैं वो फ्रंट से लीड करते रहे। बल्कि कल का दिन बहुत मुख्तलिफ इसलिए भी था कि जिस वक्त ये क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अस्करी क़यादत को क्वेटा में जो लीड करते हैं 12 कोर के कमांडर जनरल राहत नसीम, एक ही कंट्रोल रूम में मौजूद थे। और वहां से जो पाकिस्तान की मरकजी सियासी क़यादत है, चाहे वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, या फिर अस्करी क़यादत के जो सरबराह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक इन दहशतगर्दों को गुज़िश्ता 48 घंटों में जवाब दिया गया। एक जो आपका नुक्ता कि कैसे वो ये सब कुछ कर लेते हैं, जिस सूबे में 2 दहाइयों से कोई काम ही ना किया गया हो, कोई एक्शन प्लान ना हो दहशतगर्दी से निपटने के लिए, पहला साल हमने लगाया उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान को बनाने में। अब उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान पे अमल दरामद का पहला फेज शुरू हुआ है। अगर इसके जो 3 से 4 फेजेस हैं उस पे हम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में कामयाब हुए, तो ये जो 2 दहाइयों से यहां दहशतगर्दी का नासूर है, उससे निपटने के लिए चीफ मिनिस्टर अपना रिजॉल्व वाजे कर चुके हैं कि जब तक वो हैं वो उस दिन तक लड़ेंगे और वो लड़ना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और वो समझते हैं कि काइनेटिक डोमेन में उन्होंने लीड करना है और नॉन काइनेटिक जो डोमेन है उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लीड करना है, और उसे वो खुद कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। बात हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से। तो शाहिद रिन साहब, जो जैसे आपने क्वेटा का जिक्र किया कि किस तरह से वो क्वेटा के मज़ाफ़ात में से निकले, अभी तो क्लियरेंस ऑपरेशन और इसके बाद जाहिर है कि जो लीड्स का आपने जिक्र किया, क्या इस पर गुफ्तगू हुई है? जाहिर है यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ, लेकिन कि कुछ अब जो हुकूमत है किस तरह से इनका रिस्पॉन्स देने को है ये पूरी मुनज़्ज़म तरीके से, क्योंकि जाहिर है हिंदुस्तान तो बहुत एक्टिव रही है बलूचिस्तान में और BLA के थ्रू ही एक्टिव रहती है। देखिए, रिस्पांस के हवाले से आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह तौर पर मीडिया के सामने ये बात रखी कि क्या बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर अभी तक कोई ऑपरेशन हुआ है जहां पर लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है? आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां जहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और हालिया जो वाकयात हैं उनमें जो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कुछ टेक्निकल एविडेंस हमारे सामने आया है, और इस ऑपरेशन के सेकेंड फेज में हम उन लीड्स के पीछे जा रहे हैं। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स इंपॉर्टेंट जरूर हो सकते हैं, और इन तमाम चीजों का किला कमा करने के लिए हमें ये देखें नादिया, एक बात याद रखें, मैं अगर आपसे ये कहूं कि सिचुएशन चंद घंटों में या चंद हफ्तों में ठीक हो जाएगी तो ये कोई जैसे मुमकिन नहीं है, हकीकत के करीब बात नहीं होगी। ये एक जंग की सूरत हाल है जहां पर आपके पास अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बैठी है जिसने आलमी दुनिया से जो वादा किया वो उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। आज भी उसकी सरजमीन को न्यू दिल्ली, काबुल और कंधार से ऑपरेट कर रहा है। तो लाजमी सी बात है हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए, और उस वक्त में सबसे जो खुशाइंद बात माजी के मुकाबले में मौजूदा सिचुएशन की है वो ये है कि सियासी और अस्करी क़यादत एक मेज पर मौजूद है, और एक मेज पर बैठ के एक दूसरे को ये बताया जाता है कि यहाँ पर हमें आपकी मदद दरकार है, यहाँ पर हम आपकी ये मदद कर सकते हैं। तो प्रोविंशियल एक्शन प्लान भी उसी के नतीजे में बना है। डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है जिसका मेंशन DGISPR जनरल अहमद शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, इन तमाम चीजों को पैरेलल लेके चलने की जो कोशिश है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हमें ये यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। 2 चीजें मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी बिफोर यू लीव अस, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि आपका टाइम भी कीमती है, आजकल मीटिंग्स भी बहुत चल रही होंगी। कि सबसे पहले कि देखिए एक जो आपने देखा कि बलूचिस्तान में जिस किस्म के धरने हुए और फिर उसके बाद वो BYC का एक पूरा उनसर आया, फिर उसके अलावा हिदायतुल्लाह साहब का पूरा आया। मैं ये जानना चाहती हूँ, उस वक्त भी बड़ा ये जिक्र किया जा रहा था कि यू नो दे आर गोइंग टू विन ओवर पीपल ऑफ बलूचिस्तान, और जिसमें आम पब्लिक क्योंकि शामिल है और वो मुख्तलिफ किस्म के अपने मुतालबे रखे हुए है। इन लोगों को किसी भी एक्सप्लॉइट होने से रोकने के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर रही है टू विन देम ओवर।
नादिया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। पहले दिन से चीफ मिनिस्टर इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पे एतराफ करते नजर आते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों की जो सूरत हाल है और जो बैड गवर्नेंस के और जिसे कहते हैं नौकरियों के फरोख्त जैसे मामला इस सूबे में रहे, उसने नौजवान डिसइंटीग्रेट किया है फेडरेशन से। उस नौजवान को दोबारा फेडरेशन से इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप्स का आगाज किया, शुहदा के बच्चों स्कॉलरशिप्स का आगाज किया। उसके साथ साथ जो है ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर खुद इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। उसके साथ साथ डिविजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिरगे और खुली कचहरियां होती हैं जहां पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट के मेंबरान और कमांडर 12 कोर जनरल राहत नसीम खुद मौजूद होते हैं। तो ये वो इंटरेक्शन है जो दोबारा नौजवान को इंटीग्रेट करने के लिए फेडरेशन कर रही है। उसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही कि एक चीज याद रखिए नादिया, कि जो आपने बीवाईसी का जिक्र किया या उनके प्रोटेस्ट्स का जिक्र किया, उनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो एक हद तक तंजीमों की हो चुकी थी इस सारे सिनेरियो के नतीजे में। आज वही रिक्रूट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आज चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि ये जो 148 दहशतगर्द मारे गए हैं, हमने पहले भी मीडिया के थ्रू ये 12 फैमिलीज से इल्तजा की कि जिनके बच्चे ऐसी दहशतगर्द तंजीमों में हैं, अगर उन्होंने रियासत को अपनी सूरत-ए-हाल से आगाह किया है तो उनके लिए तो जरूर नरम गोशा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने खामोशी रखी है उन्हें अब उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरीके से दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाए। तो शायद इंसाफ, क्योंकि आप मिसिंग पर्सन्स के हवाले से पहले भी काम कर चुके हैं, इवन बिफोर बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आज ख्वाजा आसिफ साहब जो वफाकी वजीर दिफा हैं, उनका ये कहना है कि मिसिंग पर्सन फ्रॉड है, सारे दहशतगर्द हमें मिसिंग पर्सन में मिल जाते हैं। तो क्या ये सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसी है उससे मेल खाता है, और क्या वाकई ये मिसिंग पर्सन का जो तमाम तर मामला है वो एक फ्रॉड है? नादिया, देखें, जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है वो एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं और बीइंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा। कई ऐसे वाकयात हैं जहां पर जिन लोगों को बीवाईसी या चंद नेशनलिस्ट पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिसिंग पर्संस की लिस्ट में डाला, सानिया जाफर एक्सप्रेस हो या उस जैसे कई और वाकयात हो जहां पर यही मिसिंग पर्सन जो है दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए और फितनतुल हिंदुस्तान की तंजीमों ने जो है उनको ओन किया कि ये उनके लोग थे। यहां तक कि हमारे पास ऐसे कई एविडेंसेस हैं कि बीवाईसी के ही धरनों में मौजूद कई लोग जो है नोशकी और जो मच के इलाके में दहशतगर्द अटैक्स थे उनमें मारे गए, उनकी तस्वीरें बीवाईसी के प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। लेकिन जो एक पॉइंट है इनफोर्स डिसअपीयरेंस और सेल्फ डिसअपीयरेंस पर, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ 2013 से जब वो वजीर दाखिला थे या जो अब आज वजीर आला बलूचिस्तान है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन चूंकि वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं और एक ऐसी जमात की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं जो इंसानी हुकूक पर एक बहुत, जिसे कहते हैं, जोर देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके मंशूर का हिस्सा है। और मुझे याद है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब आए थे क्वेटा और चीफ मिनिस्टर की ओथ टेकिंग में, उन्होंने जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर को दी थी वो ये समझते थे कि इंसानी हुकूक का मामला है, मिसिंग पर्सन का, सेल्फ डिसअपीयरेंस और एनफोर्स डिसअपीयरेंस अपनी जगह पर है। ये सिलसिला माजी में अगर हुआ है तो अब रुकना चाहिए। इसके लिए प्रोविंशियल एक्शन प्लान के अंदर पहली सूबाई हुकूमत है। यहां पर माजी में कॉम्परस्त हुकूमतों का हिस्सा भी रहे, गुनाह और सवाब के खेल का हिस्सा भी रहे, मरकज में 6 नुकात का भी हिस्सा रहे, पीडीएम का भी हिस्सा रहे। उन्होंने एक लेजिस्लेशन इस मिसिंग पर्सन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए ना कौमी सतह पर की ना सूबाई सतह पर की। वो लेजिस्लेशन आज मौजूदा सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराही में की है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इंसाफ फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो ऑपरेशनल हमारी तैयारियां हैं और जिस तरह से बीएलए अब एक्ट कर रही है हिंदुस्तान के ईमा पर, और डिफरेंट प्रॉक्सीज भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो दुश्मन हैं, जैसे कि सरफराज भुट्टी साहब ने भी ये कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तभी हम देखते हैं कि तमाम तर जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो बड़ी सरगर्म हो जाती हैं। उनसे निमटने के लिए क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब से राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, पहले तो ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत मॉडर्न वॉरफेयर का भी जिक्र करते हैं। जो दहशतगर्द हैं, ज़ाहिर है वो भी अपनी बड़ी टेक्निक्स भी तब्दील करते हैं, लेटेस्ट असलहा उनके पास होता है, ख़ुदकुश बम्बार वो बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं। हमारे पास जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, नॉट दैट दे वांटेड टू टेक कंट्रोल। मैसेज ये लगता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि दे कैन चैलेंज द रेट व्हेनेवर दे वांट टू, जिस तरह से वो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से आप बताइए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए अभी किन उमूर पर हमें मज़ीद फोकस की ज़रूरत है? जी नादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने जो बात की है कि रिट तो आई डोंट थिंक सो कि रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। रिट इस्टेब्लिश नहीं की, रिट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश है। रिट का ये मतलब नहीं होता कि आप चप्पे चप्पे पे या एवरी फुट यू आर सिटिंग, आप पे सोल्जर्स हैं, कोई मूव नहीं हो सकती। रिट का मतलब ये है कि स्टेट की कैपेबिलिटी है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर एनिमी को टेक ऑन कर सके, और टेम्परेरी तौर पे वो थोड़ी देर के लिए पहुंचते हैं। ठीक। और जिस तरीके से वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, अभी वहां पे कोलेटरल डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिस तरह कल भी अटैक्स में वो डिफरेंट जगहों पे बहुत से बच्चों को, औरतों को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं ले आते हैं, और जिस तरीके से फीमेल को भी यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत हटकर वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। कल इसी में कोई कोलेटरल डैमेज हो जाएगी तो आपको पता है वो उसी को फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, बिकॉज उनका तो कोई ना बलोचों से ताल्लुक है और ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना वो बलोच कहलाने के काबिल है। वो टेररिस्ट है और टेररिस्ट ही रहेंगे। ये तो होगी एक बात। अब भी आपने जो टैक्टिक्स की बात की, ऑफ कोर्स दे हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न वेपनरी। एक तो इंडिया अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में, हम सबको पता है, $7.1 बिलियन के वेपनरी छोड़ के गया है। सही। फिर पूरी प्लानिंग और फंडिंग हासिल है जी उनको एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट की, विच इज इंडिया, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है। और ये किसी भी जो भी प्रॉक्सी स्पॉन्सर होता है, ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी प्लानिंग में मदद करे, उनकी फंडिंग में मदद करे, उनकी लॉजिस्टिक्स और उनकी मॉरल सपोर्ट का बंदोबस्त करके रखते हैं। तो वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रहे हैं। अभी भी जो प्लानिंग की गई है इन अटैक्स की, दिस इज नॉट एन अबनॉर्मल कि आप ये हम नहीं कह सकते कि जी एक पहाड़ से उठ के एक टेररिस्ट उठा है रगड़ वो एक कंडीशन में जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसने आके ये अप्लाई कर। पूरा एक प्लान स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन हुई है, और दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि इंडिया इसमें हर लेवल पे ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्लानिंग लेवल पे शामिल है। फंडिंग भी ऑफ कोर्स उन्होंने करनी है। फिर जो ऑपरेशनल एप्लीकेशन है उसमें इनको अफगानिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का, आपको पता है तालिबान को बहुत एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स वो अमेरिका के साथ लड़ते रहे हैं, तो वो इस रीजन को भी जानते हैं, एरिया को भी जानते हैं, वो भी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आ गए हैं। तो फिर जो हमारे अपने बलूचिस्तान के अंदर से जो डिसिडेंट्स हैं या जो लोग हैं इनके साथ शामिल है, उनको दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक मिक्स है जी। इट्स नॉट अ वन कि हम कहें कि जी बीएलए के टेररिस्ट ये कर रहे हैं या बीआरए के, तो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, कंप्लीट रेड सिंडिकेट जिसको मैं कहता हूँ, उसकी एप्लीकेशन है। अब इसको काउंटर करने के लिए ये सारे अवामिल को हमें सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना है, हमने लोगों तक पहुंचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, अगर वो डिसाइड कर ले कि हमने टेररिस्ट को, क्योंकि दे हैव द नॉलेज कि कौन बीएलए में है, कौन किधर रहता है, छोटे छोटे गांव हैं, आपको पता है बलूचिस्तान वास्ट एरिया है, बिल्कुल सही। तो स्टेट को उन तक पहुंचना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दे शुड फील कि स्टेट मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट भी करती है, मुझे सपोर्ट भी करती है, मेरी वेल बीइंग भी स्टेट ने करनी है। तो वो आप, मैं सोशो पॉलिटिकल प्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि काइनेटिक ऑपरेशन तो देखिए अफवाज पाकिस्तान डील कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन काइनेटिक इसका पूरा एस्पेक्ट है वो सिविलियन गवर्नमेंट का काम है। देखिए नादिया, उससे आप ना एसेट्स क्रिएट करेंगे, अपने सपोर्टर्स क्रिएट करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करेंगे। व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के वो एक तो बिल्कुल टारगेटेड होते हैं, लेस कोलैटरल डैमेज होती है और इफेक्टिव एंड इंपैक्टिव ज्यादा होता है। लार्ज ऑपरेशंस के फिर अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट इन अ मूड, ना उसके कभी हमें ज्यादा फ्रूट्स मिले कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस करें। फिर बलूचिस्तान वास्ट एरिया, उसकी जरा डायनामिक्स को, उसकी ज्योग्राफिया है उसको समझने की नादिया बहुत जरूरत है। स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, रगड एरिया है, लॉजिस्टिकली भी बहुत फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो खैबर पख्तूनख्वा की तरह नहीं है, मतलब इस पूरी पॉलिसी को लेकर रिजॉल्व भी है, सेम पेज पर भी है और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ
टेररिज्म के हवाले से, राइट? लेकिन फिर भी ये कैसे फितना उल हिंदुस्तान जो हैं वो अपनी जो वेपनरी है वो तरसील करने में, मकामी सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते? कहीं ना कहीं इसका मतलब हमें सिविलियन साइड पे पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि घर घर ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन होना ज़रूरी है, क्या किया जा सकता है, बट आज तक तो हम यही सुनते हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बलूचिस्तान बहुत पीछे रह गया है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, एंड वो एक जो एहसास महरूमी है जो हम भी पढ़ते आए हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सप्लॉइटेड मोस्ट। तो ये तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट, उसको जो पॉलिटिशियंस असेंबलियों में नहीं पहुंच सकता या गवर्नमेंट में नहीं पहुंच सकता, वो भी इसी को एक्सप्लॉइट करता है। जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो इसी को एक्सप्लॉइट करके सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स हो जाती हैं। टेररिस्ट भी इसी को एक्सप्लॉइट करता है। यस, दिस इज अ मेजर कॉज, और इसी को सारे, और फिर ग्रे में इसको पूरे वॉर को ले जाते हैं। वी विल हैव टू ब्रिंग दिस वॉर आउट ऑफ द ग्रे इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, ये याद रखिएगा। टेररिस्ट पाकिस्तानी, मैं बलोची भी नहीं कहूंगा, पाकिस्तानी टेररिस्ट को भी हम कभी बलोची कर देते हैं और कभी इसको बलोचिस्तान प्रॉब्लम करके हम पाकिस्तान की जंग इसको खत्म गलत कर देते हैं, और अवामिल और तरफ हम इसको रुख मोड़ देते हैं कि ये शायद बलोचियों के खिलाफ सारा एक्शन हो रहा है, और जो फिर पंजाबी फौज है या पंजाब के लोग हैं या बाकी पार्ट ऑफ पाकिस्तान है वो भी उनके खिलाफ है। इसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज वॉर बिटवीन नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान का, और वो पूरे रेड सिंडिकेट जो पाकिस्तान की इम्प्लोजन चाहता है, वर्सेस पाकिस्तान। लड़ हम बलूचिस्तान की सॉइल पे रहे हैं, पॉलिटिकल ओनरशिप से लड़नी है, इसी को पॉलिटिक्स नहीं, इसको आगे लेके जाना है। वॉर बीइंग द पॉलिटिकल एक्टिविटी, और तो इसका नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता, कोई दूसरी सोच हो ही नहीं सकती। सही। 4 जो स्टेजेस हैं नादिया, क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशंस। ये जो मिलिट्री की हम या जो काइनेटिक एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसका जो तो क्लियर एंड होल्ड तो अब भी हो जाएगा, बलूचिस्तान भी हो जाएगा, फॉर दैट मैटर कोई दुनिया का पाकिस्तान कैसा हो वो हो जाएगा। लेकिन जो बिल्ट एंड ट्रांसफर है उस पे आज अगर आपने चीफ मिनिस्टर साहब की सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल तो उनका रिजॉल्व और उनका ही हैज आइडेंटिफाइड मेनी थिंग्स 100%। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। बात हो रही है बलूचिस्तान के हवाले से। जनरल साहब, सवाल ये है कि भारत और अफगानिस्तान का रास्ता कैसे रोके कि वो यहाँ तक पहुँचाए ना कि स्ट्रेटेजिक जो सिस्टमैटिक तरीके से आपने जैसे इब्तिदा में कहा कि वो अपनी प्रॉक्सीज को फंड करते हैं, सो उनको कैसे रोकें? स्टेक्स, वी विल हैव टू क्रिएट स्टेक्स फॉर देम। डिप्लोमेटिक डोमेन में, पॉलिटिकल डोमेन में पहले कीजिए। अगर आप देखते हैं कि वहां से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, और फिर आपको उनको क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज देने पड़ेंगे। फिर आपको अपना जो हार्ड स्टेट की हम बात करते हैं वो अभी अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम इज कमिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। अफगानिस्तान में भी इनके इंटरेस्ट मौजूद है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इनके इंटरेस्ट मौजूद है। इनके जो सपोर्टर रेबेटर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, अदर देन द टेररिस्ट जो ऑन ग्राउंड है, लेकिन ऑल दोज एलिमेंट्स हु आर सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान, हु आर सिटिंग इनसाइड अफगानिस्तान, You will have to take them on। आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा, और अफगानिस्तान में तो आप कुछ चीजें कर भी चुके हैं। फिर आप देखते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से कंडेमनेशन हुई है, कतर ने किया, यूके ने किया, तुर्किया ने किया, इसका मतलब है कि लार्जर सेंस, लार्जर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यही चीजें आपने लेके अभी इन मुल्कों में भी जानी है, क्योंकि जो बलूचिस्तान की लेट से कई लीडरशिप जो है वो यूरोप में बैठी हुई है इस वक्त। वेस्ट को नहीं पता कि ये कितना डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं, उन्होंने उनको कवर किया हुआ है। तो आपको अभी अग्रेसिवली उन मुल्कों में जाना है कि जी आपने ये लोग बिठाए हुए हैं, ये हम इनस्टेबल करते हैं, ये उसके सबूत है, एंड यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग देम। इंडिया का आपके सामने है सारा कुछ, हमारे ये इनको लेके जाए। तो जब डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आप एग्जॉस्ट कर चुकेंगे ऑप्शंस, आप देखते हैं कि चीजें एड्रेस नहीं हो रही हैं, तो फिर you will have to counter them with the same coins which they have to be paid। अच्छा, तो जनरल साहब एक चीज आप ये भी बताइएगा कि are you going to expand it on a bigger canvas in like कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान इन्वॉल्व है या अदर प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मैं पाकिस्तान के एनिमीज की बात कर रही हूँ एट अ टाइम कि जब मिनरल्स की बात हो रही है कि यहाँ से जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत कुछ कमा के दे सकते हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। डू यू सी एनी सॉर्ट ऑफ दैट ग्रेटर गेम? बिल्कुल,
मुझे बताएं इजराइल इन्वॉल्व होता रहता है। हमारी ये जो बलूचिस्तान के डिसिडेंट्स की जो कई लीडरशिप है वो यूरोप में बैठी हुई है, वेस्ट में बैठी हुई है। आपने यूरोपियन कैपिटल्स में बलूचिस्तान के हक में, नॉट बलूचिस्तान बट इन टेररिस्ट के हक में निकलती हुई रैलियां हम सब ने देखी हैं। बसों के ऊपर हमने वो देखा है, उनको सजाया गया, लिखा गया, उनको कवरेज दी जाती है, आपको इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिल रही है। तो अब आई थिंक नादिया दीज आर क्वाइट नंबर ऑफ एविडेंसेस जो मौजूद हैं। इनकी लीडरशिप भी यूरोप में बैठी हुई है, कई लीडरशिप जो पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी सपोर्ट होती है। आपने कराची का टेररिज्म तो आपने देख लिया ना, अर्बन टेररिज्म देख लिया, तो फिर कहाँ पे थी वो लीडरशिप, कहाँ से कमेटियां बन रही थी, कहाँ से चल रही थी। तो बिल्कुल मुझे महसूस होता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी आंखों को खटकता है। हाँ, रीसेट हो रहा है दुनिया में, दोबारा चीजें एड्रेस हो रही हैं, रिलेशनशिप, नई रिलेशनशिप आ रही हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि पाकिस्तान को अपनी सुपीरियर डिप्लोमेसी के साथ इन चीजों को एड्रेस करना होगा, इन कंट्रीज के साथ, बिकॉज जो अभी इस वक्त जो डिसऑर्डर दुनिया में चल रहा है, तो नए रीसेट्स, नए ऑर्डर शेप हो रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड शेप हो रहा है। उस पे पाकिस्तान ने अपने आप को मीनिंगफुल होके, ये नहीं कि बस सिर्फ आपने अमेरिका के साथ या मिडिल ईस्ट और उसके साथ, आपको पूरी दुनिया के साथ ऑल अराउंड यू विल हैव टू एडजस्ट, you will have to reset your priorities और अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना होगा, क्योंकि आप भी दुनिया की इस वक्त जरूरत बने हैं, दुनिया भी आपकी तरफ देख रही है। इस वक्त तो हर मुल्क जो है ना जी, वो तिनके इकट्ठे कर रहा है कि जहां से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मैं इंश्योर कर सकूं। जनरल साहब, ईरान के साथ जो मामलात हैं वो थमे हैं, वो मतलब कोई अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। अगर आप इसको इस तनाज़र में देखें, जहां पर रिजीम चेंज की पहले बात हो रही थी, सबक सिखाने की बात हो रही थी, और फिर यही था कि सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उधर का, वहाँ पर जब ये बात पहले हो चुकी है कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा दाइश है, BLA है, डिफरेंट मुल्कों की प्रॉक्सीज मौजूद है, दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा अगर कोई ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, और पाकिस्तान को भी इसी तरह से फिर टारगेट किया जाएगा एंड थ्रू बलूचिस्तान किया जाएगा। डू यू सी दैट हैपनिंग राइट नाउ? देखिए, उसके खतरात तो बहुत हैं। आपने बड़ा जबरदस्त इसका इसको एनालाइज करके इसका अहाता किया। बिल्कुल इस चीज के खतरात मौजूद हैं। अगर इजराइल की प्रेजेंस होती है इनसाइड ईरान, और अनफॉर्चुनेटली इजराइल के साथ शायद हमारी डायरेक्ट इतनी एनिमिटी ना हो, लेकिन इंडिया ने उनको एक कान को भर के उनको चीजें डरा के इतना खौफ उनको दिलाया कि एज इफ पाकिस्तान हैज डिजाइन्स अगेंस्ट इजराइल, जो सर्टेनली देयर आर नो डिजाइन्स इन पाकिस्तान अगेंस्ट इजराइल। यस, हम इजराइल को मानते इसलिए नहीं है कि वो फलस्तीन के इशू है, फलस्तीन के इशू के ऊपर हम एक प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर खड़े, वरना हमारा डायरेक्ट देयर इज नो कन्फ्रंटेशन। तो जब वो उधर वहां पे प्रेजेंट होगा, तो पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, इवन ये जो वॉर पाकिस्तान के खिलाफ 12 डे ये वॉर लड़ी गई 4 दिन की, उसमें भी कुछ प्रिंट्स मिलते हैं जहां पे इजरायली इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल निशाने पे आएगा जी। फिर पाकिस्तान के नेबरहुड में मेन कंपिटिटर्स पड़े हुए हैं, चाइना पड़ा हुआ है, रशिया पड़ा हुआ है, तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट, ताकि इस एक सिमरिंग एनवायरनमेंट रहे इस रीजन में, एक नो पीस नो वॉर वाला एक अनईजी जो काम है ना, और अनईजी पीस है, वो यहाँ पर रहेगा। तो टोटल पीस तो एक इल्यूजन्स वर्ल्ड की दुनिया की चीज लगना शुरू हो गया ना। पॉजिटिव पीस भी इल्यूजन वर्ल्ड की एक चीज लगना शुरू हो गया। तो बस नेगेटिव पीस है, ना वॉर खत्म हो रही है ना जारी है। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में इसमें फिर वो आपको एक कैलिब्रेटेड किस्म की एफर्ट के साथ रेगुलेट किया जाएगा इस रीजन की एनवायरनमेंट को, ताकि वो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या कलेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव्स अगर हो सकते हैं चाइना के साथ मिलके इस रीजन को आगे ले जाने के, तो वो ना अचीव हो सके। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो नादिया हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हर कंट्री का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।